गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पुनर्निवेशी दोलित्रों में दोनों के लिए पुनर्निवेश की आवश्यकता, यानी फीडबैक की रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमारे पास। क्लियर है? तो देखो, प्रवर्धक में जो हम धनात्मक पुनर्निवेश करा दें, यदि कोई हमारे पास क्या है प्रवर्धक है और उसमें हम धनात्मक पुनर्निवेश करा दें, तो जो प्रवर्धक है उसकी लब्धि अनंत हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें निवेश देने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें क्या मिलता है? निर्गत मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है। और इस स्थिति में जो प्रवर्धक होता है ना, वो दोलित्र की तरह काम करता है। एम्पलीफायर जो होता है ना, वो ओसिलेटर की तरह कार्य करता है। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जो दोलित्र होते हैं, ओसिलेटर होते हैं, वो क्या होते हैं, जिसमें हम निवेश या इनपुट तो नहीं देते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? निर्गत मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इसी बात को आज हम समझाना चाहेंगे। देखो, जब प्रवर्धक यानी कि क्या एम्पलीफायर को धनात्मक पुनर्निवेश यानी पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है तो प्रवर्धक की लब्धि जो है, एम्पलीफायर का जो गेन होता है ना, लब्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है, या हम यूँ कह देते हैं अनंत हो जाती है। प्रवर्धक की लब्धि कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। ऐसी स्थिति में निविष्ट संकेत यानी निवेशी संकेत क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, निवेशी संकेत शून्य होता है। और प्रवर्धक जो होता है ना, एम्पलीफायर जो होता है ना, वो दोलित्र की तरह व्यवहार करता है। दोलित्र की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? एक एम्पलीफायर है, एक प्रवर्धक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? एक निवेशी संकेत होता है VI और एक निर्गत संकेत होता है V0। इसकी जो लब्धि होती है A, वो क्या होगी? V0/VI होगी। अब हमें इसको किसके रूप में काम में लेना है? प्रवर्धक को दोलित्र के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में। एक बात और ध्यान रख लेना, दोलित्र क्या होते हैं? जिसमें कोई भी निवेश नहीं देते हैं, कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, फिर भी हमें क्या मिलता है? निर्गत मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो अब इसको हम दोलित्र बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्रवर्धक है जिसमें निवेशी वोल्टता VI है और यहाँ पर निर्गत वोल्टता कितनी है? V0 है। यहाँ से हमने एक तार लिया, इसका कितना भाग? बीटा भाग हमने लिया और कहाँ दे दिया? हमने निवेश में दे दिया। ठीक है, मान लो यहाँ से जो वोल्टता आ रही है ना, वो कितनी आ रही है? VF आ रही है। ठीक है, तो अब VI आ रही है यहाँ से, VF आ रही है यहाँ से, तो यहाँ जो जाएगी वो हम मान लेते हैं VIF जा रही है। कितनी मान लेते हैं? VIF जा रही है। अब जब ये वाली वोल्टता इधर जाएगी तो यहाँ जो निर्गत है वो बदल जाएगा, अब V0 डैश आएगा, क्योंकि ये भी तो जुड़ के आ रही है VI और VF।
पहले तो वी आई आ रही थी इसलिए वी नोट, अब वी आई भी आ रही है और वी एफ यहाँ से पुनर्निवेश होकर आ रही है तो वी नोट डैश बदल गया। क्लियर है? तो हम यहाँ पर कौन से पुनर्निवेश का उपयोग कर रहे हैं, ध्यान देना, धनात्मक पुनर्निवेश का। कौन से पुनर्निवेश का? धनात्मक पुनर्निवेश का क्या कर रहे हैं हम? उपयोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से जो वोल्टता आ रही है, अब वो कौन सी आ रही है? वी नॉट डैश आ रही है। वी नॉट डैश इसमें जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, इसका मान भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, है ना। इतना कर लेंगे हम। अब जब इतना हो जाएगा तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी आई एफ क्या होता है। तो मैंने बताया था जब धनात्मक पुनर्निवेश होता है तो दोनों वोल्टता क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो वी आई प्लस क्या? वी एफ। ये वी एफ क्या होती है? यहाँ से वोल्टता आ रही है और यहाँ ऐसे जा रही है। अब यहाँ वी नोट डैश मान के चलना जब पुनर्निवेश करा दो, ठीक है। तो अब बताओ बीटा की वैल्यू क्या होगी? बीटा एक लब्धि ही होती है, इसमें ये निवेश हो रहा है और ये निर्गत हो रहा है। तो निर्गत कितना हो रहा है? वी एफ, और निवेश कितना हो रहा है? वी नॉट डैश। तो यहाँ से हम बता सकते हैं वी एफ की वैल्यू क्या होगी? बीटा इंटू वी नॉट डैश। ठीक है, पहले भी हमने बहुत किया है, बीटा इंटू वी नॉट डैश इसमें जा रहा है, ठीक है। और वी आई ये है ही, तो वी आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई प्लस वी एफ होता है। अगर हमारे पास पुनर्निवेश नहीं है, पुनर्निवेश नहीं है, फीडबैक नहीं है, तो लब्धि क्या होती है? ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई। बिना पुनर्निवेश के बोलता वी जीरो, जब पुनर्निवेश हो गया बोलता वी नॉट डैश, ठीक है। पुनर्निवेश सहित यानी कि जब हमारे पास फीडबैक हो गया है तो उस स्थिति में हमारे पास जो लब्धि आएगी ना, ए आएगा। अब निर्गत वोल्टता कितनी है? वी नॉट डैश, और निवेशी वोल्टता कितनी है? वी आई एफ है। तो कितना आएगा? वी नॉट डैश अपॉन वी आई एफ आ जाएगा, ठीक है। ये वी एफ यहाँ निवेशी में गया है, वी एफ को हम क्या बोलते हैं? पुनर्निवेश वोल्टता बोलते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू वी नोट डैश अपॉन क्या आ गया? वी आई एफ आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर वी आई एफ इज इक्वल टू निकालते हैं वी आई प्लस वी एफ क्या है? बीटा इंटू वी नॉट डैश है। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? वी आई एफ की। क्या आएगी वी आई एफ की वैल्यू? वी नॉट डैश, वी आई एफ इधर गया, ए इधर गया, तो वी नॉट डैश अपॉन ए इज इक्वल टू वी आई प्लस बीटा इंटू वी नॉट डैश हो गया, ठीक है। तो इस वी नॉट डैश अपॉन ए, इसको भी इक्वल से पहले लेके आए, माइनस बीटा इंटू वी नॉट डैश इज इक्वल टू वी आई। वी नॉट डैश कॉमन ले लिया, 1 अपॉन ए माइनस बीटा इज इक्वल टू वी आई। वी नॉट डैश, ए मैंने एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, ए से कैंसिल, 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू वी आई, और वी नॉट डैश अपॉन वी हाई इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। और देखो वी नॉट डैश ये निर्गत वोल्टता और ये निवेशी वोल्टता, जब पूरा फीडबैक हो गया है तो इसे बोलते हैं हम पुनर्निवेश सहित क्या? लब्धि। कितनी? ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस क्या? ए बीटा। इतनी लब्धि होती है हमारे पास किसकी? किसकी? इस प्रवर्धक की। अब मैंने कहा कि ये 2 लित्र की तरह कैसे काम करेगा, ये फॉर्मूला तो आपने पहले भी निकाल रखा है, ठीक है। 2 लित्र की तरह ये कब काम करेगा? तो देखो ए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी निकाला है हमने,
जो पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक है उसकी लब्धि कितनी आई, ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा आई। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर ए बीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, ए इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो 1 माइनस 1 0, तो ए एफ क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। यानी इस प्रवर्धक की लब्धि जो होगी ना वो बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी मैंने लास्ट स्टेप में लिखा था कि ए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये निर्गत वोल्टता वी नोट डैश अपॉन निवेशी वोल्टता, यानी कि क्या, वी आई। ठीक है, यही था ना हमारे पास, ए एफ इज इक्वल टू वी नोट डैश अपॉन वी आई। अब देखो, ये जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो इस फॉर्मूले में आप देखना ए एफ अनंत कब होगा, ए एफ इज इक्वल टू वी नोट डैश, जब हम वी आई की वैल्यू क्या कर दें, हम 0 कर दें। अगर वी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, तो प्रवर्धक की लब्धि कितनी हो रही है, यहाँ से अनंत हो रही है। ठीक है, प्रवर्धक की लब्धि क्या हो रही है, अनंत हो रही है। ऐसी स्थिति में हमने स्टार्टिंग में लिखा था वी आई एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस क्या होता है, वी एफ होता है। वी आई एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ होता है। तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो वी आई एफ किसके इक्वल आएगा, वी एफ के इक्वल आएगा। यानी कि निवेशी संकेत है ही नहीं यहाँ पर, फिर यहाँ से जो निर्गत आएगा वही इसमें जाता जाएगा, इसमें कोई निवेशी संकेत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें स्वयं ही क्या आउटपुट से निवेश में ऐसे चलता जाएगा। और ये किसकी तरह काम करेगा, दोलित्र की। अब इसे किसकी आवश्यकता नहीं है, इनपुट की आवश्यकता नहीं है, निवेश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो निवेश जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, केवल पुनर्निवेश से। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझना। अतः निवेश जो है ना वो पूर्णतः किससे, पुनर्निवेश द्वारा ही मिलता है, और कुछ नहीं होता ही मिलता है। निवेश होता ही नहीं है इसमें, निवेश तो है ही नहीं इसमें, यही हो रहा है बस। अब देखो यही चलता रहेगा, तो निवेश नहीं है, फिर भी हमें क्या मिलता रहेगा, निर्गत मिलता रहेगा। इस अवस्था में प्रवर्धक, इस अवस्था में ये कंडीशन लग जाए तो प्रवर्धक किसकी तरह काम करता है, एम्पलीफायर किसकी तरह काम करता है, दोलित्र की तरह कार्य करता है, दोलित्र की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, दोलित्र की तरह कार्य करेगा। तो देखो, इसके लिए हमने इसमें कंडीशंस भी बना रखी हैं। क्या कंडीशन होनी चाहिए दोलित्र के लिए, देखो कंडीशन और है बस। पहली कंडीशन क्या है कि जो पुनर्निवेश गुणांक है, पुनर्निवेश गुणांक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर, इसका जो परिमाण होना चाहिए ना, इसका जो परिमाण होना चाहिए ना वो एकांक होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। यानी कि ए बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ए बीटा की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो लब्धि आएगी वो अनंत आएगी, और इस स्थिति में हमारे पास ये किसकी तरह काम करेगा, दोलित्र की तरह काम करेगा। ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि प्रवर्धक पुनर्निवेश परिपथ, प्रवर्धक पुनर्निवेश परिपथ
जो अभी हमने पुनर्निवेश परिपथ देखा था, है ना, पास में कुल कला विस्थापन यानी कि फेज शिफ्ट 0 अथवा 2 पाई का 0 अथवा 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात धनात्मक पुनर्निवेश होना चाहिए, तो देखो ये मैंने फीडबैक में भी पढ़ाया था क्या, जैसे ये प्रवर्धक है ए, इसमें निवेशी वोल्टता VI ये है, इसमें निर्गत वोल्टता V0 ये है, इससे हमने क्या कराया, पुनर्निवेश कराया। अब जो ये निवेशी वोल्टता VI है और जो हमने पुनर्निवेश कराई है वो वोल्टता यदि समान कला में है, समान कला का मतलब क्या होता है, ये तो इस तरंग की हो गई और जो पुनर्निवेश आ रही है वो ये, इन दोनों में देखो ये भी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ये भी, इनके बीच में कलांतर कितना है, 0 है। ठीक है, तो जब भी दो तरंगों के बीच में निवेशी और ये जो निर्गत संकेत है, इनके बीच में कला कितनी होनी चाहिए, विस्थापन 0 होना चाहिए, 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये तरंग, ये तो निवेश है और ये हमने पुनर्निवेश कराया, वो ये ऐसे हो गया, है ना, तो ये समान कला में, इनमें कितना है, 0 है। अब ये दोनों क्या होंगी, जैसे ही समान कला में होती है तो जुड़ जाती है, ये ऐसे मिलता है, तो ये कौन सा पुनर्निवेश होता है, ये धनात्मक पुनर्निवेश। ठीक है, तो धनात्मक पुनर्निवेश होना चाहिए, ए बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये जो प्रतिबंध है ना, ये जो कंडीशन है दोनों पूछी जा सकती है 1 नंबर में, ये जो प्रतिबंध है ना, इसे हम बोलते हैं बार्कहाउज़न। ठीक है, क्या बोलते हैं, बार्कहाउज़न कसौटी बोलते हैं। ठीक है, बार्कहाउज़न कसौटी कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरीके से हम फीडबैक को समझाते हैं, उसकी हेल्प से किसको समझाते हैं, ऑसिलेटर को यानी दोलित्र को। नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग टाइप्स के क्या देखने वाले हैं, डेरिवेशंस देखने वाले हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।